जैसा कि लास्ट क्लास में हमने समझा था आईपीसी क्या होता है, इस क्लास में हम समझेंगे कि कब कोई एक्ट आईपीसी में कवर होगा। दैट इज एक एक्ट में ऐसी कौन सी 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी कि वो एक्ट क्राइम बन जाए। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, सेकंड मेंस्ट्रुआ और थर्ड एक्ट हिस्ट्रियस। हमारा मेन फोकस मेंस्ट्रुआ पर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब फर्स्ट आता है ह्यूमन बीइंग। एक क्राइम कमिट करने के लिए ह्यूमन बीइंग का होना बहुत जरूरी है। अगर ह्यूमन बीइंग ना हो तो क्राइम नहीं हो सकता। अब मान लीजिए अगर एक रोबोट ने क्राइम कमिट करा तो उस रोबोट को पनिश नहीं करेंगे, बल्कि जो रोबोट ऑपरेट कर रहा था यानी ह्यूमन बीइंग उससे पनिश करेंगे। इसलिए ह्यूमन बीइंग का होना बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हर ह्यूमन बीइंग क्राइम कमिट कर सकता है? नहीं, सिर्फ वो ह्यूमन बीइंग जो के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन हो प्लस केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड हो, सिर्फ उन्हीं ह्यूमन बीइंग्स को हम क्राइम के लिए कंसीडर करते हैं। अब इसका आसान मतलब क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन, हर ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग के टुवर्ड्स एक लीगल ऑब्लिगेशन फॉलो करनी पड़ती है। मुझे कोई इंसान नहीं पसंद, लेकिन मैं उसे चलते फिरते चांटा तो नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरी लीगल ऑब्लिगेशन है कि उससे और मेरा पीस बना रहे। मैं रात के 3 बजे बहुत लाउड म्यूजिक नहीं सुन सकती, इसी को लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट, केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड। इसका मतलब अब जो छोटी बच्ची हीमा वाली थी, शिनचैन की बहन, उसको कोई भी चमकीली चीज पसंद आती थी वो ले लेती थी। अब क्राइम की भाषा में इसे स्टीलिंग या थेफ्ट कहते हैं। तो क्या हम उस बच्चे को पनिश कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो बच्चा जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में कवर होता है, यानी वो बच्चा केपेबल ऑफ बीइंग पनिश ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ वही ह्यूमन बीइंग जो के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन हो प्लस केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड हो, सिर्फ वही प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ होते हैं। सेकेंड आता है मेंस्ट्रुआ। मेंस्ट्रुआ मेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम होता है। मतलब मेंस्ट्रुआ का आसान मतलब होता है कुछ गलत करने की सोच। मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ इसको मर्डर करूँ। ये जो सोच है इसी को मेंस्ट्रुआ कहते हैं। अब मेंस्ट्रुआ में कहा जाता है एक्ट अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्राइम, इट मस्ट बी अकम्पनीड विद गिल्टी टेस्ट। अब हमारा प्रीवियस एग्जांपल हीमा बारे, हर इंसान को अपने एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं, इसीलिए उससे उसकी लायबिलिटी अराइज होती है। लेकिन अब जो उस छोटी बच्ची का एक्ट था कि उसने वो कोई भी चीज़ ऐसे ले ली, अब उसको उस एक्ट की नेचर, क्या उस बच्चे को पता था कि उस एक्ट की नेचर स्टीलिंग है और स्टीलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं? क्योंकि उस बच्चे को ना तो उस एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, हेंस उसकी लायबिलिटी भी नहीं अराइज हो रही थी। उस बच्चे के पास इतनी मेंटल कैपेसिटी ही नहीं थी, यानी इतनी समझ ही नहीं थी कि वो मेंस्ट्रुआ फॉर्म कर ले जो कि क्राइम कमिट करने में नेसेसरी हो। इसीलिए क्राइम के लिए मेंस्ट्रुआ का होना बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुआ के काफ़ी फॉर्म्स होते हैं, जैसे इंटेंशनली, वॉलंटरीली, नोइंगली, मैलिशियसली, लेकिन पर्पसफुली। लेकिन मेंस्ट्रुआ के ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। फर्स्ट रेकलेसनेस, सेकेंड इंटेंशन और थर्ड नेग्लिजेंस। फर्स्ट आते हैं रेकलेसनेस। रेकलेसनेस का आसान मतलब होता है जो होगा देखा जाएगा। इसमें एक्टर न्यू द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट, स्टिल ही विलिंगली टुक सच रिस्क। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलाना, तुम्हें पता है अगर तुम्हारे सामने कोई आएगा तुम गाड़ी नहीं कंट्रोल कर पाओगे, तुम्हारी भी जान भी रिस्क है और सामने वाली की जान भी रिस्क है। लेकिन यू विलिंगली, जानने के बावजूद यू विलिंगली टुक सच रिस्क। अब इस केस में तुम्हारे एक्ट की वजह से किसी की जान चली गई तो तुम लायबल होगे, इसी को रेकलेसनेस कहते हैं। सेकंड आता है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब पर्पस और डिजाइन विद व्हिच द एक्ट वाज डन। इंटेंशन शो करता है पोजीशन ऑफ माइंड प्लस विल ऑफ द अक्यूज्ड। मैंने किसी को नॉर्मली धक्का दिया वर्सेस मैंने किसी को 7 से 8 बार स्टैब किया। अब ये क्या शो करता है कि मेरी जो पोजीशन ऑफ माइंड थी, मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि बस वो बंदा किसी ना किसी तरीके से मर जाए। तो ये मेरी विल दिखाता है कि मेरी विल ये थी कि उस पर्सन की डेथ कॉज हो जाए। इसीलिए कहते हैं माइंड इज जज्ड बाय द एक्ट। जो मेरा उसको 7 से 8 बार स्टैब करने का एक्ट था, उससे आपने मेरा माइंड यानी उससे आपने मेरी विल जज करी, इसी को कहते हैं इंटेंशन। लास्ट आता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब नॉट टेकिंग केयर व्हेन देयर वाज अ ड्यूटी टू टेक केयर। मतलब इट शोज लैक ऑफ द विल ऑफ द अक्यूज्ड टू कॉज पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस। मान लो कोई मैनहोल का वर्कर था, लेकिन
वो जाते टाइम उसने ना तो उस गटर को कवर करा, ना ही कोई कॉशन का बोर्ड लगाया। अब कोई बच्चा जा रहा था, वो उसमें गिर के उस बच्चे की डेथ हो गई, तो क्या उस वर्कर को पनिश करना चाहिए? जवाब है हाँ, क्योंकि उसी की नेग्लिजेंस की वजह से, चाहे उसकी विल नहीं थी, अक्यूज्ड की विल नहीं थी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस कॉज करने के, उसका उस बच्चे को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस से उस बच्चे की डेथ हुई, इसलिए इसको भी मेंस्ट्रिया में कवर करेंगे। लास्ट आता है एक्सेप्शंस ऑफ मेंस्ट्रिया, मतलब कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां मेंस्ट्रिया नहीं मायने रखता। फर्स्ट, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये होता है जहां स्टैट्यूट यानी लॉ लायबिलिटी इंपोज कर देता है, वहां मेंस्ट्रिया अननेसेसरी हो जाता है। अब जैसे मिड डे मील्स होते हैं, वहां पर अगर आपके खाने की वजह से बच्चों की तबीयत खराब होती है या किसी बच्चे की डेथ होती है, इन केसेस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है, आपने गलती की, आपके नाम बिल फटेगा ही फटेगा। नेक्स्ट आता है जहां पनिशमेंट पेटी फाइन्स हो और इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस्ट्रिया। एक बंदे ने दूसरे बंदे की गाड़ी थोड़ी सी ठोक दी, उससे उसका थोड़ा नुकसान हो गया 5-6 हज़ार का। अब इस केस में मेंस्ट्रिया ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है कि उसने जान के, वो चाहता था उसकी गाड़ी ठोकना, तो इन केसेस में स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस, मतलब केस जल्दी से निपट जाए, इसलिए मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाता, वो फाइन पे करेगा और बात खत्म। थर्ड आता है नो नॉलेज ऑफ लॉ, जहां आपको नहीं पता था कि वो लॉ एग्जिस्ट करता है, आपकी उस लॉ को ब्रेक करने की इंटेंशन भी नहीं थी, फिर भी क्योंकि कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इसीलिए ये यहाँ पर भी मेंस्ट्रिया नहीं देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आप चिड़ियों को चारा डालो, इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर किसी और देश में जहाँ ये चीज बैन है, अगर आप वहां ऐसा करते हो तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लास्ट आता है एक्टस रियस। एक्टस रियस होता है जब आप अपनी मेंस्ट्रिया यानी गलत करने की सोच एक्शन में ले आए, उसको एक्टस रियस कहते हैं। एक्टस रियस के दो फॉर्म होते हैं, अटेम्प्ट और एक कंप्लीट ऑफेंस। मान लीजिए मेरा किसी का मर्डर करने का इंटेंशन था, मैंने करा लेकिन वो बंदा बच गया, तो मुझे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर की सजा मिलेगी। दूसरा, मान लीजिए मैंने मर्डर करना हुआ और उस बंदे की डेथ हो गई, तो मुझे कंप्लीट ऑफेंस की सजा मिलेगी। That's it for today। उम्मीद करती हूँ आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया होगा समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगली क्लास में हम स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ रहे होंगे, मतलब क्राइम प्रोसीड कैसे होता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।